हेलो एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में हम जानेंगे मॉर्फिन पॉइजनिंग के बारे में डिटेल में। जैसे कि इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जिनको हम सिम्टम्स भी बोलते हैं, इसकी मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट इसका और प्रिकॉशंस एंड प्रिवेंशंस हमको क्या लेनी चाहिए। तो मॉर्फिन एक एनाल्जेसिक कंपाउंड है जो कि अफीम से, ओपियम जिसको हम कहते हैं, उससे प्राप्त होता है। ये जब पेन काफ़ी ज़्यादा सीवियर होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए इसको मेडिकली यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मॉर्फिन पॉइज़निंग जो है, ये इसकी ओवरडोज़ से होती है या फिर जब कोई व्यक्ति इसका मिसयूज़ करता है। इसके अलावा ये जो कंडीशन है, ये लाइफ़ थ्रेटनिंग कंडीशन है, मतलब इससे जान का खतरा हो सकता है। मॉर्फिन पॉइज़निंग या तो एक्सीडेंटल हो सकती है या तो कोई गलती से इसको खा ले ज़्यादा डोज़ में, या फिर इंटेंशनल, मतलब कोई सुसाइडल पर्पज़ से इसको ज़्यादा मात्रा में जब इसको खा लेता है। तो चलिए अब जानते हैं मॉर्फिन पॉइज़निंग के क्या कॉज़ेज़ होते हैं, कारण इसके क्या-क्या हैं। इसकी जो ओवरडोज़ में जब कोई व्यक्ति इसको लेता है, उस कंडीशन से इसकी पॉइज़निंग हो सकती है, या फिर इसके अलावा मॉर्फिन के साथ में जब कोई व्यक्ति कोई दूसरा सीएनएस डिप्रेसेंट सब्सटेंस जैसे कि अल्कोहल या बेंजोडाइज़ेपिन्स का यूज़ करे, उससे भी मॉर्फिन की पॉइज़निंग हो सकती है। इसके अलावा जब किसी व्यक्ति के किडनी या लिवर में कोई डिसफंक्शनिंग है, कोई समस्या है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो जब मॉर्फिन का मेटाबॉलिज़्म प्रॉपर नहीं हो पाता, उस कारण से भी इसकी पॉइज़निंग हो सकती है। होता क्या है कि मॉर्फिन का एक बार डोज़ जो था उसको व्यक्ति ने लिया, उसके बाद में उसका मेटाबॉलिज़्म नहीं हुआ, उसकी किडनी या लिवर में कोई समस्या थी। अब सब्सीक्वेंट जब वो अगली जो डोज़ेज़ लेता है उसके बाद और जो डोज़ेज़ लेता है, तो उससे मॉर्फिन जो है वो एक्यूमुलेट होता है बॉडी में और उसकी वजह से उसकी पॉइज़निंग हो जाती है। इसके अलावा जैसे कोई बच्चा इसको एक्सीडेंटली अगर इसको निगल लेता है, उसकी वजह से उसको पॉइज़निंग हो सकती है। तो अब जानेंगे मॉर्फिन पॉइज़निंग के सिम्पटम्स। तो इसके जो सिम्पटम्स हैं, इसमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एक इम्पोर्टेंट सिम्पटम है जिसकी वजह से व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। इसमें व्यक्ति की जो साँस जो है, वो स्लो हो जाती है या फिर साँस बंद हो जाती है। तो अब इसका जो अगला सिम्पटम है वो है पिन पॉइंट पिपल्स, इसको हम मायोसिस भी बोलते हैं, मतलब पुतलियों का सिकुड़ जाना। तो मॉर्फिन की जब ओवरडोज़ होती है उसकी वजह से जो व्यक्ति उसकी प्यूपिल जो है वो सिकुड़ जाती हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे ये जो प्यूपिल है, पिन पॉइंट प्यूपिल वाले केस में, इसमें ब्लैक कलर का जो रीजन है वो कम है और जो नॉर्मल प्यूपिल वाला जो रीजन है, ये इसमें ज़्यादा है। तो यहाँ पर पिन पॉइंट प्यूपिल वाला जो कंडीशन है उसमें व्यक्ति की जो प्यूपिल्स हैं वो डायलेट हो चुकी हैं मॉर्फिन की पॉइज़निंग की वजह से। तो अब जो नेक्स्ट सिम्पटम है वो है अनकॉन्शियसनेस और कोमा। व्यक्ति बेहोश हो सकता है या कोमा में जा सकता है। हाइपोटेंशन, बीपी जो है वो डेंजरसली लो हो सकता है। ब्रेडिकार्डिया, हार्ट बीट स्लो हो सकती है। साइनोसिस मतलब स्किन का ब्लूइश कलर का हो जाना। नौजिया और वोमिटिंग हो सकता है। तो अभी जो सिम्पटम्स थे इसको याद करने के जो मेनोमिक्स हैं, मतलब इसको याद करने की एक ट्रिक बोल सकते हैं हम, अब वो है कोमा विद पेन। तो मेनोमिक्स इसको याद करने की एक ट्रिक है। तो यहाँ पर सी स्टैंड करता है कोमा, ओ फॉर ऑक्सीजन जब लो हो जाता है, एम फॉर मायोसिस, ए फॉर एपनिया मतलब रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, डब्ल्यू है वीक पल्स। इसके अलावा आई इंडिकेट करता है इनएक्टिव बाउल मतलब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जीआईटी मूवमेंट, पेरिस्टलिटिक मूवमेंट जो होता है वो स्लो हो जाता है, और टी से मतलब है टेम्परेचर लो हो जाना, मतलब हाइपोथर्मिया हो जाना, और एच से हाइपोटेंशन, पी से पल्मोनरी एडिमा मतलब फेफड़ों में पानी भर जाना, ए फॉर ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस मतलब दिमाग का ठीक से काम न करना, उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज आ जाना। इसके अलावा इरेगुलर ब्रीदिंग और नोजिया एंड वोमिटिंग, ये इसका मेनोमिक्स है इसको याद करने का तरीका। तो अब जानते हैं मॉर्फिन के मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी की, मतलब इसकी टॉक्सिसिटी होती कैसे है। तो मॉर्फिन जो होता है हमारे ब्रेन में सीएनएस में जो म्यू ऑपोइड रिसेप्टर्स होते हैं उनसे जाकर बाइंड करता है, और जब मॉर्फिन की ओवरडोज हो जाती है ज़्यादा कंसंट्रेशन में, ये क्या करता है आपके जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं ब्रेन स्टेम में उसको एक्सेस या ओवर स्टिमुलेशन उनका करता है। इसकी वजह से रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस हो जाता है, उसकी वजह से रेस्पिरेशन की रेट एंड डेप्थ जो होती है वो कम हो जाती है। तो रेट का कम हो जाना मतलब जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो नॉर्मली 12 से 20 मिनट के आसपास होता है 1 मिनट में, वो उसकी काउंट घट जाती है, वो 8 हो सकता है, 10 हो सकता है। इसके अलावा रेस्पिरेशन की डेप्थ का मतलब जो हम गहरी साँस लेते हैं, तो वो डेप्थ भी घट जाती है, मतलब व्यक्ति गहरी साँस नहीं ले पाता है जब मॉर्फिन की ओवरडोज़ हो जाती है, टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो जब रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन घट जाता है उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो होता है बॉडी के अंदर बढ़ने लगता है, राइज़ करने लगता है, जिसकी वजह से हाइपोवेंटिलेशन हो जाता है और हाइपोक्सिया हो जाता है और रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है।
तो मतलब CO2 का लेवल जब बढ़ता है उसकी वजह से हाइपो वेंटिलेशन का मतलब होता है हमारे जो फेफड़े हैं उसमें प्रॉपर एयर नहीं जा पाती। इसके अलावा ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया हम उसको बोलते हैं, और अल्टीमेटली लास्ट में जाके रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है। मतलब व्यक्ति सांस लेने में, मतलब जो पर्सन है वो सांस लेने में सक्षम नहीं होता, इसको रेस्पिरेटरी अरेस्ट बोलते हैं। और मॉर्फिन की ओवरडोज जो है वो ब्रेन के ऊपर क्या असर डालती है, इसकी टॉक्सिक जो डोजेज हैं वो CNS को डिप्रेस करती हैं, क्योंकि जो न्यूरल एक्टिविटीज जो होती हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति को सेडेशन होता है, बॉडी एक्टिविटीज का स्लो हो जाना मतलब। इसके अलावा उसके जो रिफ्लेक्सेस जो है रिफ्लेक्स वो सभी स्लो डाउन हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, और व्यक्ति कोमा में जा सकता है। इसके अलावा अगर व्यक्ति को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो रखा है ओवरडोज की वजह से, तो उसकी जो कॉन्शियसनेस है, मतलब उसकी जो होश वाली जो कंडीशन है वो कम हो जाती है, वो बेहोश हो जाता है, उसकी डेथ हो सकती है। तो अब कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स क्या होते हैं मॉर्फिन की पॉइजनिंग के? ये वैसोडाइलेशन करता है, मतलब जब मॉर्फिन की ओवरडोज होती है उसकी वजह से लोकली हिस्टामाइन रिलीज होता है जो कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, जिसकी वजह से बीपी कम होता है, जिसको कि हम हाइपोटेंशन बोलते हैं। मॉर्फिन की ओवर कंसंट्रेशन जो है ये ब्रैडिकार्डिया कॉज करती है। ये वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से हार्ट बीट स्लो डाउन होती है। जब मॉर्फिन की काफ़ी ज़्यादा सीवियर टॉक्सिसिटी होती है उसकी वजह से सर्कुलेटरी कोलैप्स भी हो सकता है, क्योंकि हार्ट की जो बीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली स्लो डाउन हो जाती हैं और सर्कुलेटरी कोलैप्स उसकी वजह से हो जाता है। पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। तो मॉर्फिन जो है ये कैपिलरीज जो हैं फेफड़े के आसपास उनकी परमिएबिलिटी को बढ़ा देती है, और परमिएबिलिटी बढ़ने की वजह से उसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है। इस कंडीशन को हम पल्मोनरी एडिमा बोलते हैं। तो अब जानते हैं इसकी डायग्नोसिस कैसे हो सकती है। इसके जो क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स हैं उसको ऑब्जर्व करके, इसके अलावा पेशेंट की अगर हिस्ट्री रही है मेडिकल ड्रग अब्यूज करने की उसके बेसिस पे, और ब्लड की जो टॉक्सिकोलॉजी की स्टडीज हैं उसके बेसिस पर, मतलब ब्लड में मॉर्फिन का लेवल एस्टिमेट करके, और आर्टीरियल ब्लड गैसेस इसको चेक करके भी हम पता कर सकते हैं कि मॉर्फिन की पॉइजनिंग हुई है कि नहीं। तो ब्लड गैसेस जो हैं उसका लेवल जब हम चेक करते हैं इसमें हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वाली कंडीशन का पता करते हैं, जो कि हमने अभी डिस्कस की थी। तो अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है मैनेजमेंट ऑफ मॉर्फिन पॉइजनिंग। तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, हमें तुरंत व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, उसको एडमिट करना चाहिए, और उससे पहले हमें एंश्योर करना चाहिए कि व्यक्ति ठीक से सांस ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, उसके सांस लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसको, उसके जो एयरवेज हैं वो पूरी तरीके से क्लीन है, ओपन है कि नहीं। इसके अलावा इसमें एंश्योर किया जाता है कि व्यक्ति के जो एयरवेज हैं वो पूरी तरीके से क्लीन है, वो ठीक से ब्रीदिंग, मतलब वो सांस ले पा रहा है नहीं ले पा रहा है, और उसका सर्कुलेशन ठीक है कि नहीं, मतलब उसको हाइपोटेंशन तो नहीं हुआ। तो इसको ABC अप्रोच कहा जाता है। इसके अलावा उस व्यक्ति को जो नैलोक्सोन होता है, नैलोक्सोन ओपियोइड एंटागोनिस्ट होता है, तो ये वहाँ पर जाकर बाइंड कर लेता है और वहाँ पर फिर फर्दर जो मॉर्फिन है उसको बाइंड नहीं होने देता। अब इसको IV यानी इंट्रावेनस हम दे सकते हैं। इसके अलावा व्यक्ति को ज़रूरत पड़ने पर ऑक्सीजन उसको दी जा सकती है, या फिर उसको वेंटिलेटर पर रखा जा सकता है अगर ज़रूरत पड़ती है तो। उसके जो वाइटल्स जो हैं, जो कि हमको लगातार चेक करने होते हैं, अगर लगता है कि सिम्पटम्स वापस आ रहे हैं तो नैलोक्सोन की जो डोज़ है उसको दोबारा से एडमिनिस्टर किया जाता है। गैस्ट्रिक लेवेज किया जाता है। गैस्ट्रिक लेवेज का मतलब ये होता है कि सैलाइन वाटर जो होता है उसको एक ट्यूब के द्वारा स्टमक में डालकर उसकी वॉशिंग की जाती है। और इसके अलावा एक्टिवेटेड चारकोल देते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है, मॉर्फिन को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है अपनी सरफेस के ऊपर, और स्टमक से उसका फर्दर एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होने देता। लेकिन ये जब इफ़ेक्टिव है जब मॉर्फिन की ओवरडोज़ जो होती है उसके 1 घंटे के अंदर इसको दे दिया जाए। अब प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं इससे रिलेटेड, और प्रिवेंशंस क्या कर सकते हैं इसके लिए? तो मॉर्फिन को स्ट्रिक्टली जो मेडिकल सुपरविज़न में डॉक्टर ने जितना बताया उसी के अनुसार लेना चाहिए, उसकी ओवरडोज़ नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ दूसरे जो सेडेटिव सब्सटेंस हैं जो CNS को डिप्रेस करते हैं, जैसे कि अल्कोहल, उसके साथ में नहीं लेना चाहिए। इसका प्रॉपर स्टोरेज रखना चाहिए, जैसे कि किसी बंद जगह पर बच्चों की पहुँच से दूर, ताकि वो इसको निगलना ना एक्सीडेंटली। पेशेंट्स को इसकी ओवरडोज़ की जो साइंस है उसको लेके उनको जागरूक करना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए। अब हमें इसको मिनिमल इफेक्टिव डोज़ जो है इसकी इसको देनी चाहिए, मतलब जैसे हम इसको पेन किलर हमारा पर्पज़ है, हम इसको दर्द को ठीक करने के लिए ले रहे हैं, तो कितनी कम मात्रा में, कितनी कम डोज़ में दर्द को ठीक कर सकती है, उसको मिनिमल इफेक्टिव डोज़ कहते हैं। इतनी डोज़ में हमें इसको प्रेस्क्राइब किया जाना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।